बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, दिलचस्प और इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स चल रही हैं। बहुत सारी खबरें रिपोर्ट नहीं हो रही, बल्कि उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। और लगता ये है कि DGISPR साहब के पास इसके अलावा और कोई काम नहीं कि वो इस वक्त सारे के सारे मीडिया को कंट्रोल करें, नैरेटिव कंट्रोल करें और एक पॉलिटिकल नैरेटिव देने की कोशिश करें, और वो भी जाती उमरा के हक़ में, नून लीग के हक़ में और मरीम साहिबा के हक़ में। ये सारे का सारा प्रेशर जो आ रहा है ये DGISPR साहब की तरफ से आ रहा है, रावलपिंडी से आ रहा है। और मीडिया इस वक्त ज़ेरे अताब है और मज़ीद उसने ज़ेरे अताब होना है। उसकी वजह यह है कि जो एक बड़ा प्रोजेक्ट था मरियम साहिबा को वज़ीर आज़म बनाने का, वो पूरा नहीं हो पा रहा और वो मिलिया मेट हो गया है। ये बात आप नोट कर लें कि मरियम साहिबा को जो वज़ीर आज़म बनाने का प्रोजेक्ट था वो मिलिया मेट हो गया है, और बादशाह सलामत अगर चाहें भी तो भी वो नहीं हो सकता, पाया तकमील को नहीं पहुंच सकता। उसकी वजह यह है कि जो एक रिपोर्ट सबमिट की गई है बादशाह सलामत को, और वो बड़ी रिपोर्ट, उसमें बड़ा वाज़े तौर पर ये दर्ज है, पल्स है, अवाम की पल्स और ज़मीनी हक़ाइक़ बयान किए गए हैं। उसमें उन्होंने कहा है, लिखा है कि जनाब ये प्रोजेक्ट जो है इससे मज़ीद नफ़रत बढ़ेगी। पहली बात तो ये है कि ये प्रोजेक्ट पाया तकमील को इसलिए नहीं पहुंच सकता कि अवाम में इनका वोट बैंक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है, वोट बैंक तो बहुत दूर की बात है, मामला नफ़रत की हद तक है। और ये जहाँ जाते हैं वहाँ पे नहुसत के अलावा और कुछ नहीं। और ख़ास तौर पे ये जो 60 सफ़हात पर मुश्तमिल इश्तिहारात शाया किए गए, उसके बारे में भी जो उसका रद्द अमल आया है वो बिल्कुल हैरानकुन तौर पे। पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरखिलाफ़ ये सारे का सारा एक एडवर्टीज़मेंट की गई, और वहाँ पे तस्वीरों की भरमार, और टिकटॉकर की हर सफ़े पर कई तस्वीर और कदावर तस्वीर लगा के 60 सफ़हात पे मुश्तमिल ये सरकारी इश्तिहार जारी किया गया। और ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था और पाबंदी लगा दी थी कि सरकारी इश्तिहार पर सियासी शख्सियात की तस्वीर नहीं होंगी, और अगर कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है तो सिर्फ उसकी तशहीर की जाएगी, और वो भी महदूद पैमाने पर। लेकिन ये 60 सफ़े का इश्तिहार है, ये इनके गले का फंदा बनता जा रहा है। और तो और जनाब फैसल वाडा साहब जो हैं, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं, इनफॉर्मल तर्जुमान हैं, वो भी इस वक्त बोल उठे हैं। उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज़ की कारकर्दगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जैसी है, इश्तिहारात और अखबारात में चक्के चौके और ग्राउंड में ज़ीरो कारकर्दगी, ये उन्होंने कह दिया है। और जब फैसल वाडा, आपको मालूम है कि जी वो इसके अलावा और कोई बात नहीं करते जब तक कि वो हो ना जाए, उनकी तरफ से ना आए। ये मामला बहुत ही आया है सूरत हाल। और इसके बाद ये फैसल वाडा की जो तशरीह है, मैं आपको बता दूं, ये जो आया है एक 1 पॉइंट एजेंडा है इसका, और वो 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि अपने आप को दूर किया जाए, यानी कि मैसेज दिया जा रहा है कि हम मरियम साहिबा के साथ नहीं हैं, हम मरियम साहिबा की कारकर्दगी का के जवाबदेह नहीं हैं। तो ये कहा जा रहा है। तो बहरहाल ये इतनी आसानी से मामला ख़त्म नहीं होगा, और सूरत हाल इतनी आसानी से ये ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल रही है। पंजाब में पुलिस गर्दी बहुत है, मरियम गर्दी बहुत चल रही है, क्योंकि जहाँ जहाँ दरख्वास्त दी जाती है जलसे जुलूस करने की, जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती, इवन कॉर्नर मीटिंग्स की इजाज़त नहीं दी जा रही, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने दफातर खोलने की इजाज़त भी पंजाब में नहीं दी जा रही। ये तो पंजाब का हाल है। और मेरे सामने कुछ ख़बरें मौजूद हैं। गुजरांवाला में वर्कर्स कन्वेंशन को रोकने के लिए जो है वो वहाँ पर पुलिस आज पहुँच गई, पंजाब पुलिस की भारी नफरी पहुँच गई, और 1 किलोमीटर तक नाकाबंदी और कर दी गई कि कहीं गुजरांवाला में ये वर्कर्स कन्वेंशन ना हो जाए। इसी तरीके से नारवाल में भी यही सलूक किया गया, और पंजाब के दीगर शहरों में भी यही सब कुछ किया जा रहा है। और पंजाब में इस वक्त अपोजिशन जमातों को किसी किस्म की कोई एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं से भी कोई नहीं आ रहा। तो ये सिचुएशन तो है जनाब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। अब ज़रा चलते हैं इस्लामाबाद, क्योंकि ये तो मैंने आपको भतीजी का बताया, तो चचा क्या कर रहे हैं, चचा का भी आपको बता देते हैं। ये नारोवाल में बाकायदा तौर पर डिप्टी कमिश्नर को इजाज़त दी गई थी कि जनाब हमें वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन वर्कर्स कन्वेंशन करने के बजाय वहाँ पे पंजाब पुलिस की भारी नफरी पहुँचा दी गई, और उन्होंने कहा जी वर्कर्स कन्वेंशन भी नहीं हो सकता।
تو اس کے بعد اسلام آباد میں آج دوسرا دن تھا، خاص طور پہ جو قومی کانفرنس چل رہی ہے اپوزیشن کی، اور ہونے تو یہی چاہیے تھا، تقریریں تھیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، کوئی ڈنڈے نہیں تھے، کوئی جھنڈے نہیں تھے، کوئی باقاعدہ طور پہ باہر کوئی جلوس نہیں نکالنا تھا. تمام قومی رہنما جو ہیں اپوزیشن کے وہ سب جمع تھے، ان میں میڈیا پرسن بھی تھے، اور انہوں نے اپنے خیالات کا کل بھی اظہار کیا، پرامن طور پہ کیا، بند کمرے میں کیا، اور آج بھی انہوں نے کلوزنگ، دوسرا دن تھا آج کانفرنس کا اور کلوزنگ ڈے تھا، لیکن آج صبح سے ہی وہاں پہ بھاری بھرکم پولیس کی نفری تعینات کر دی گئی اور رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں، رینجرز کے جوان آ گئے اور اس عمارت کو جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی عمارت ہے، اور اس کو اپنی حراست میں لے لیا، اپنی تحویل میں لے لیا، اور وہاں پہ جانے نہیں دیا گیا. سندھ سے لوگ آئے ہوئے تھے، رہنما آئے تھے، پنجاب سے، بلوچستان سے، اور وہاں ان کو نہیں روک لیا گیا. لیکن بہرحال پھر دیواریں پھلانگ کر، گیٹ پھلانگ کر جو ہیں وہ بیچارے رہنما، بزرگ رہنما جو ہیں وہ داخل ہوئے، اور انہوں نے پھر اپنا پروگرام کیا، لیکن ان کو باقاعدہ طور پہ پروگرام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ ہاسٹل انتظامیہ نے یہ کہا کہ جناب ہم پہ بہت زیادہ پریشر ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو سیل کر دیں گے اور ہم مقدمات بھی درج کریں گے. تو دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن رہنماؤں پہ مقدمہ درج کیا جاتا ہے یا نہیں. میرا خیال ہے کہ کریں گے، کیونکہ اتنا یہ اعلیٰ ظرف لوگ ہیں نہیں، بہت ہی کم ظرف لوگ ہیں، تو یہ ضرور کریں گے. تو دوسری جانب جی اس کی ریزن بڑی واضح ہے کہ کیوں کریں گے، اور ظاہر ہے جی اپنی طاقت کا خمار ہے ان کو، اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، لیکن یہ ضرور کریں گے. بہرحال اپوزیشن کے لوگ وہاں پہ پہنچے اور ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا. پہلے ذرا مشترکہ اعلامیہ پہ نظر ڈال لیتے ہیں. انہوں نے جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا جی، اس میں کہا گیا کہ موجودہ پارلیمنٹ کے وجود کی کوئی اخلاقی، سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں ہے، اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ نہیں ہے. عمران خان صاحب جو بات پچھلے 3 سال سے کہہ رہے تھے، وہ اب پاکستان تحریک انصاف کی کے علاوہ باقی تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں، اور وہ رہنما بھی کہہ رہے ہیں جو کسی زمانے میں پرو اسٹیبلشمنٹ تھے، اور وہ شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، اور سندھ سے آئی سندھ ترقی پسند جماعتیں، جی ڈی اے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی کانپرس جماعتیں، سب کی سب خیبر پختونخوا سے جماعتیں آئیں، وہ سب کے سب کہہ رہے ہیں، اور میڈیا پرسنز بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں ہے. اور پیکا ایکٹ جو ہے سمیت آئین کی روح سے متصادم تمام ترامیم ختم کرنے کا مطالبہ کیا جی آج. اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت یہ قومی یکجہتی کانفرنس ہوئی، اور اس میں ایک جو عوام پاکستان پارٹی کے کنوینر شاہد خاقان عباسی صاحب کو پولیس نے ہوٹل میں داخل ہونے سے روک دیا، اور اس کے بعد اپوزیشن کے رہنما ہوٹل میں داخل ہوئے، دیواریں پھلانگ کر، گیٹ پھلانگ کر، اور اس کے ساتھ ساتھ کانفرنس کا جو مشترکہ اعلامیہ ہے تمام رہنماؤں کو روکا گیا. اور کانفرنس کے اعلامیہ کے مطابق چوری شدہ انتخابات کے ذریعے قائم ہونے والی غیر نمائندہ حکومت اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیاسی عدم استحکام، مایوسی، معاشی مشکلات اور صوبوں میں بگڑتی ہوئی امن امان کی صورتحال کے پیش نظر شاہد خاقان عباسی اور محمود خان اچھرچائی کی دعوت پر ملک کی تمام اپوزیشن جماعتوں نے کانفرنس میں شرکت کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیے گئے مطالبات جس میں مکمل اتفاق ہے، نمبر 1 یہ ہے کہ ملک کے مسائل کا حل صرف اور صرف آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی میں ہے. یہی عمران خان صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے. تو دوسرا نقطہ جس پہ اتفاق کیا گیا، 8 فروری 2024 کے دھاندلی شدہ انتخابات کے نتائج ملک کی موجودہ سیاسی، معاشی اور سماجی بحران کا ذمہ دار ہے. موجودہ پارلیمنٹ کی وجود کی کوئی اخلاقی، سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں ہے. ہم آئین کی روح سے متصادم تمام ترامیم ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور انسانی حقوق کی بے دریغ پامالی ملک میں قانون کی حکومت کی فسائیت کی واضح دلیل ہے. اور ہمارا آئین کسی پاکستانی شہری کو سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے کے لیے ہراساں، گرفتار یا جیل میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا، اور تمام سیاسی اسیروں کو فوری طور پر رہا کیا جائے. سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے. اور اس کے بعد عوام اور میڈیا کی زبان بندی کرنے کے خلاف بھی کہا گیا ہے کہ پیکا ایکٹ کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ میں لوگوں کی شکایات اور شکووں، خاص طور پر پانی کے وسائل کی تقسیم 1991 کے واٹر ایکارڈ کے مطابق ہونی چاہیے. اس پر فوری توجہ کی ضرورت ہے، اور ان کو حل کیے بغیر ملک میں امن امان کی روز بروز
बिगड़ती हुई सूरत हाल को संभाला नहीं जा सकता। मुल्क के मौजूदा बहरान का वाहिद हल आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का इनकाद है। आज मुल्क के बिगड़ते हुए हालात का तकाजा है कि मुल्क की क़यादत अपने हालात और मामलात को पसे पुश डाल कर एक कौमी डायलॉग के ज़रिए पाकिस्तान को मुस्तहकम करने और तरक्की की राह पर डालने के लिए मुतफ़िक़ा हिकमत अमली तैयार करे और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। और इसके साथ साथ जी पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इस्लामिया के मंदरजात को अमली जमा पहनाने के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगी और फौरी तौर पर इंतखाबात का ऐलान किया गया है, मुतालबा किया गया है कि ये सूरत हाल ख़त्म की जाए और फौरी तौर पर मुल्क में आम इंतखाबात का इनकाद किया जाए। इस आइन को तरमीम को मुस्तरद किया गया है और 8 फरवरी इलेक्शन के नतीजे में जो नताइज जारी किए गए वो पार्लियामेंट को मुस्तरद किया गया है। लिहाजा ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पॉलिटिकल साइड से, क्योंकि पहले ये कहते थे कि ये अकेले हैं और लेकिन अब ये मामला अकेले वाला नहीं है। दूसरी जानिब जनाब एक और ख़बर है, आज चूँकि 27 फरवरी है और आज से 6 साल पहले 2019 में एक पाकिस्तान ने कारनामा सर अंजाम दिया था और वो था 27 फरवरी और वो था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड और वो था जनाब जब हमने अभिनंदन को पकड़ा और अभिनंदन को न सिर्फ पकड़ा बल्कि तैयारे भी उनके गिराए और तैयारे गिराने के बाद उनको ज़िंदा सलामत पकड़ा और पकड़कर पूरी दुनिया को दिखाया। और चूँकि बालाकोट पे हमला किया गया था दुश्मन मुल्क की तरफ से और जब उन्होंने हमला किया और वो हमला भी बिल्कुल बेकार साबित हुआ और इसके पीछे एक पूरी की पूरी दास्तान है जी और ये कॉन्स्पिरेसी है कि वो हमला उस वक्त मोदी सरकार को सपोर्ट करने के लिए जो है अमरीकी दरख्वास्त पर आप यूँ कह लें कि मोदी ने अमरीकी शहर पर बालाकोट में मवाद फेंका था, बारूद फेंका था और फेंक के बाहर चले गए थे। हमारा कोई एक कौवा हमारे पाक वतन का और एक आध दरख्त जो है उसको नुकसान पहुंचा था। तो ये सूरत हाल थी, लेकिन उसके बाद ये इसलिए किया गया था कि मोदी के इलेक्शन थे, मोदी सरकार के, मोदी साहब को सपोर्ट करना थी बीजेपी को और सपोर्ट करने के लिए ये सारे का सारा काम किया गया ताकि उनकी हजमनी कायम हो जाए, उनकी बालादस्ती कायम हो जाए। और तय ये था कि हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा जॉन पॉम्पियो जो हैं वो राबते में थे जनरल बाजवा के और उस वक्त हम प्रोग्राम करते थे रिपोर्टर्स एयरवाई पे तो मिले जुले चीज़ें आती थी और हमें पता चलता था जो इंडियन वज़ारत ख़ारजा का स्टेटमेंट है वही वाशिंगटन की ज़ुबान होती थी और जो वाशिंगटन की होती थी वही दिल्ली सरकार की होती थी, तो वो हम कंपैरिजन करते होते थे। तो तय यही था कि जनाब ये काम नहीं किया जाएगा, इसका जवाब नहीं दिया जाएगा। लेकिन उस वक्त कौमी सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, हमारा कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ पाकिस्तान का जो है उसमें मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान आए सब के सब और उन्होंने इस इशू को एड्रेस किया और न सिर्फ इस इशू को एड्रेस किया बल्कि इसका जवाब भी दिया। और उसमें उस वक्त चेयरमैन थे लेफ्टिनेंट जनरल ज़ुबैर साहब जी और उन्होंने फिर दबंग जवाब दिया, अमेरिकी लीडरशिप को भी कहा, मिलिट्री लीडरशिप को कि जनाब हम इसका जवाब देंगे। और फिर कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है तो इमरान खान साहब जो है वो हुक्म देते हैं एयरफोर्स को कि इसका जवाब दिया जाए और फिल फौर दिया जाए। उसका फिर जवाब दिया गया, फिर 2 तैयारे गिराए गए और एक हेलीकॉप्टर खुद मकबूजा वादी में गिर गया इंडियन साइड पे। उनके जो उस वक्त के फ़ौज के सिपा सलार थे जनरल बिपिन रावत वो बाल बचे और उनको वो निशाने पे आ गए थे, उनको छोड़ा गया। फिर भारत की आबदोज थी वो निशाने पे आई, उसको हिट करने से रोक दिया गया क्योंकि लड़ाई वो कहते हैं फैल ना जाए। तो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड जो है वो हमारी पाक फ़िज़ाइया का और हमारी मुसल्लह फ़ौज का बहुत बड़ा कारनामा था और वो इसलिए हुआ कि उस वक्त तगड़ी लीडरशिप मौजूद थी इमरान खान साहब की क़यादत में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में, नंबर 1, नंबर 2 और अवाम और फ़ौज एक थे, किसी किस्म की खलीज नहीं थी। तो इसलिए हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और आज हम 27 फरवरी के तमाम उन किरदारों को जिन्होंने डट कर ये मुकाबला किया उन सब को हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं, क्योंकि ये वो दिन वापस आ सकता है अगर हमारी मिलिट्री लीडरशिप जो है वो अपने आप को सियासत से दूर करे। और उसके बाद हुआ ये कि हमने जो
बैरून मुल्क हमारे दुश्मन हैं, सरहद पार दुश्मन हैं, उनको छोड़कर अपनी ही कौम को फतह करने के लिए निकल गए, अपनी ही माँओं बहनों बेटियों को दुश्मन समझ लिया, अपने ही मीडिया को दुश्मन समझ लिया, अपनी ही अदलिया को दुश्मन समझ लिया और दुश्मनों जैसा सलूक करते हुए उनको फतह करने की कोशिश की गई। तो मेरा ख्याल है कि 27 फरवरी 2019 एक हिस्टोरिकल डे था पाकिस्तान का और वो रहेगा। तो बाकी बातें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। दोबारा अगर जनरल साहब खलीज ख़त्म करना चाहते हैं अवाम और फ़ौज की, तो वो उसका एक ही तरीका है कि वापस बैरकों में जाएं और कौमी शऊर को सुनें और समझें। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।